इंसान जब अपने आंसुओं को छुपाकर, अपने गम को छुपाकर दूसरों की खुशी के लिए हंसता है, तो ऐसे में उसके अंदर का एक हिस्सा मर जाता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, जहां पर हर कोई अपने आप को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहता है ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आए, उन्हें वो मिले जो वो चाहते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मोर देन ब्लू। इस कहानी की शुरुआत में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाया जाता है, जहां पर एक सिंगर गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वो गाना रिकॉर्ड करते करते रुक जाता है क्योंकि उसे लिरिक्स पसंद नहीं होते और वो गाना रिकॉर्ड करने से मना कर देता है। हालांकि इसका जो डायरेक्टर होता है वो चाहता है कि वो गाना रिकॉर्ड करे क्योंकि ये सिंगर बहुत फेमस है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। अब जब ये दोनों गाड़ी से वापस जा रहे होते हैं तो सिंगर डायरेक्टर को बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं तो मुझे एक अच्छा गाना चाहिए जिसके लिरिक्स, जिसके बोल बहुत अच्छे हो। अब यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि मेरे पास एक सीडी है जिसमें गाना है, क्या आप सुनना चाहोगे? डायरेक्टर कहता है कौन सा गाना? वो कहता है कि एक फ्लॉप गाना है। हालांकि डायरेक्टर मना कर देता है, लेकिन सिंगर कहता है कि हाँ मैं सुनना चाहूंगा। और जब वो गाना सुनता है तो उसे गाने के लिरिक्स बहुत पसंद आते हैं। डायरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है क्यों ना हम इसी लिरिक्स राइटर से अपने गाने के लिरिक्स लिखवा लें। वो ड्राइवर से पूछते हैं कि ये सीडी तुम्हें कहाँ से मिली? वो कहता है कि मेरा एक दोस्त स्टूडियो में काम करता था, उसी ने मुझे सीडी दी है, लेकिन अब वो स्टूडियो छोड़ चुका है और वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। डायरेक्टर कहता है कि तुम हमें वहां ले चलो और ये तीनों की तीनों वहां उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी काम करता है जिसने ये सीडी ड्राइवर को दी थी। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की ने इस गाने को लिखा था उसका नाम केट था, लेकिन स्टूडियो में काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम कार्ल होता है, उसके जॉब छोड़ने के बाद ही केट ने भी जॉब छोड़ दिया था। यहाँ पर जो सिंगर और डायरेक्टर है दोनों के दोनों कार्ल को जानते हैं और ये उस आदमी से पूछते हैं क्या कार्ल उस लड़की को जानता था? वो कहता है कि कार्ल उससे बहुत प्यार करता था। ये पूछते हैं कि कार्ल कहाँ है? वो आदमी बताता है कि कार्ल और केट अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो दोनों के दोनों मर चुके हैं। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि हुआ क्या था? वो आदमी कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है और अब पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हाई स्कूल की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केट है। वो सिगरेट पी रही होती है और वहीं पर एक लड़का जिसका नाम कार्ल है वो रनिंग कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब कार्ल रनिंग करके थक गया होता है, इसीलिए वहीं पर एक बेंच पर वो लेट जाता है। केट कार्ल के सामने आती है और वो सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर फेंकती है और तभी केट सामने देखती है और उसके पास जो सिगरेट होती है वो कार्ल के होंठों पर लगाकर वहां से निकल जाती है। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। तभी कार्ल को पीछे से आवाज आती है और जब कार्ल पीछे देखता है तो वहां पर उसका टीचर होता है और कार्ल को सिगरेट पीते हुए देखकर वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन कार्ल को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ केट को देख रहा होता है। उसे केट को देखकर पहली नजर में प्यार हो जाता है। केट उसे बाय कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन बाद में वो कार्ल के पास आती है और उसे मरहम भी लगाती है और इसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये दोनों साथ ही रहेंगे क्योंकि ये दोनों अनाथ हैं। केट कहती है कि हम दोनों अपने नाम बदल लेंगे। कार्ल केट को क्रीम नाम देता है क्योंकि वो उसे आइसक्रीम की तरह मीठी और क्रीम की तरह सॉफ्ट लगती है और केट कार्ल को नाम देती है सिर्फ के। ये दोनों साथ रहते हैं और अब बहुत खुश हैं। इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। दोनों को नूडल्स खाना पसंद है, बारिश में कॉफी पीना, म्यूजिक सुनना पसंद है और इन दोनों को ही स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनका स्कूल खत्म हो जाता है। के को क्रीम की हर एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये भी सच है कि के क्रीम को ये बात कभी नहीं बता सकता क्योंकि उसे कैंसर है और कभी भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हालांकि क्रीम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये दोनों एक साउंड स्टूडियो में काम करते हैं जहां पर क्रीम लिरिक्स लिखती है और के रेडियो के शोज को मैनेज करता है। यहाँ पर एक सिंगर आती है जिसे आज अपना गाना रिकॉर्ड करना है और इसके लिरिक्स क्रीम लिख रही होती है। ये सिंगर गाना गाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी डायरेक्टर चाहता है कि वो गाना गाए। डायरेक्टर क्रीम को बोलता है कि तुम्हारे लिरिक्स हमें पसंद नहीं आए, तुम्हें और भी अच्छे लिरिक्स लिखने चाहिए। इस बात पर क्रीम को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहती है तो फिर तुम खुद ही लिख लो, क्योंकि क्रीम जानती है कि उसके गानों में, उसके लिरिक्स में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम सिंगर में है। वहीं दूसरी तरफ के को दिखाया जाता है जो कि एक क्लिनिक में होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु भी इसी बीमारी से हुई थी और अब तुम्हें भी यही बीमारी है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। के इसके बाद घर आ जाता है और वो देखता है कि वहां पर क्रीम रो रही होती है। वो के से कहती है कि उन्हें मेरे लिरिक्स पसंद नहीं आए। के उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्रीम के से पूछती कि अगर तुम्हें दोबारा जन्म मिला तो तुम क्या बनना चाहोगे। के कहता है कि मैं इंसान नहीं बनना चाहूंगा, मैं अंगूठी, डायरी या चश्मा बनना चाहूंगा ताकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। यहाँ पर क्रीम के से ये भी पूछती है क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई ऐसा डार्क सीक्रेट है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्रीम पूछती है क्या तुम्हारी कोई ऐसी विश है जो तुम चाहते हो कि पूरी हो जाए। वो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ग्रेट गाय यानी कि बहुत अच्छा लड़का मिले और तुम मुझसे शादी कर लो। क्रीम कहती है क्या मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। की कहता है आई एम नॉट अ ग्रेट गाय। वो उसे सच्चाई नहीं बताता कि उसे कैंसर है, हालांकि की उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन जब वे घर पर बैठे होते हैं तो के क्रीम की पैर की उंगलियों को देखकर कहता है कि तुम्हारे पैर का अंगूठा सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मॉम तुमसे ज्यादा जिएगी, ये मैंने कहीं पढ़ा था। क्रीम कहती है कि झूठ है, मेरे माँ बाप दोनों एक साथ कार एक्सीडेंट में बहुत पहले मर चुके हैं। और वो के को ये भी कहती है कि अगर तुम मुझसे पहले मरे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच होते हैं। वहीं अब क्रीम जब स्टूडियो में जाती है तो कॉफी मशीन में कॉफी लेने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर कप नहीं होता। तभी उसको एक डॉक्टर दिखता है जो कॉफी पी रहा होता है, और जब वो अपनी कॉफी पी लेता है तो क्रीम उसके पास जाती है और उसका कप उससे मांगती है और उस कप में वो कॉफी पीती है। और कॉफी पीने के बाद वो डॉक्टर को कप वापस करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे जूठे कप में कॉफी पी है, तुम इसे किसी तरह की किस्मत समझ लेना। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है और अगले दिन दोबारा वो उसी डॉक्टर के पास जाती है। दरअसल ये डॉक्टर इनके स्टूडियो में एक शो करने के लिए आया होता है और वो उसे अपने दांत चेक करवाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे दांतों में कैविटी है, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगी। क्रीम उसे कहती कि पहले दिन हम मिले, हमने किस किया, दूसरे दिन तुमने मेरे मुंह के अंदर झांका, तीसरे दिन हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान होता है, वो उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और अगली सुबह क्रीम के को बताती है कि हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट डॉक्टर आया है उससे मुझे प्यार हो गया। के उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, हालांकि उसको अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश भी होता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई का पता है। वो चाहकर भी क्रीम का कभी भी नहीं हो सकता। अब के स्टूडियो आने के बाद डॉक्टर के बारे में इंक्वायरी करता है और उसे पता चलता है कि वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और साथ ही साथ वो एक जाना माना डॉक्टर है। पर उसके लिए सिर्फ इतनी बातें काफी नहीं है, वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी जानना चाहता है और इसीलिए वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर एकदम फिट है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन उसे एक प्रोड्यूसर से पता चलता है कि उसकी एक फियांसे है जिसके लिए वो सीरियस भी है। वहीं दूसरी तरफ क्रीम डॉक्टर के पास जाती है और वो उसे एक सीडी देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डॉक्टर उसे थैंक्स कहता है। वो कहती है सिर्फ थैंक्स, पहले तो मेरे लिप्स तक पहुंचे, उसके बाद मेरे मुंह के अंदर, और अब तुम मेरे दिमाग में घूम रहे हो, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चल सकते हो। डॉक्टर हाँ कर देता है और इसके बाद रात को ये एक बार में जाते हैं और वहां पर डॉक्टर क्रीम को बताता है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं एंगेज्ड हूँ। लेकिन क्रीम कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगले दिन जब के क्रीम को खाने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मुझे कहीं जाना है और वो जल्दीबाजी में घर से निकल जाती है। और उसके निकलने के कुछ देर बाद घर पर एक फोन रिंग होता है। दरअसल क्रीम जल्दीबाजी में अपना फोन घर पर ही छोड़ गई होती है। के कॉल रिसीव करता है, ये डॉक्टर का कॉल होता है। डॉक्टर क्रीम से बात करना चाहता है। के कहता है कि वो निकल चुकी है। डॉक्टर बताता है कि मुझे क्लिनिक में कुछ जरूरी काम आ गया है, आज हम दोनों मिलने वाले थे इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। के उससे उस रेस्टोरेंट का पता पूछता है जहां पर क्रीम उसका इंतजार कर रही है और वो वहां पर पहुंच जाता है। वो क्रीम को बताता है कि डॉक्टर आज नहीं आ पाएगा, उसे क्लिनिक में कुछ काम आ गया है। क्रीम को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो के को अपने साथ बिठा लेती है और कहती है कि हम साथ लंच करेंगे। वहीं के एक बार जब स्टूडियो में होता है तो उसे चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। और जब क्रीम हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से के को चक्कर आ गए थे। दरअसल के ने डॉक्टर को ऐसा कहने के लिए कहा था। क्रीम कहते हैं कि हम दोनों एक ही घर में सालों से रहते हैं, हम दोनों साथ खाना खाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, फिर मेरी बॉडी में कैल्शियम की कमी क्यों नहीं है। के कहता है क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा खाना खाती हो। दरअसल इन दोनों के बीच में ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। अब के डॉक्टर की जो फियांसे होती है उसे एक लेटर लिखता है और साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी भेजता है और वो उसमें उसे सब कुछ बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की डॉक्टर को पसंद करती है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। दरअसल के ने पहले भी कोशिश की थी लेकिन उस वक्त डॉक्टर की फियांसे नहीं मानी थी और अब वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी फोटोज खींचना चाहती हूँ। दरअसल ये एक फोटोग्राफर है और ये चाहती है कि ऐसे इंसान की फोटो खींचे जो कुछ ही दिनों बाद मरने वाला है। के उसकी इस शर्त को मान जाता है।
दरअसल डॉक्टर की जो फियांसी होती है उसे डॉक्टर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। उन दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं और साथ ही साथ के को पता है कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद क्रीम अकेली रहे, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेली बिताई है। उसके पिता के मरने के बाद उसकी मॉम पूरी तरह से टूट गई थी और वो के को रेस्टोरेंट में ले जाती है और वो कहती कि मैं तुम्हें भी ऐसी हालत में नहीं देख सकती, क्योंकि उसकी मॉम को पता था कि के को भी यही बीमारी है और वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। और के इस बात को अच्छी तरह समझता है क्योंकि उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। हालांकि उसकी मॉम ने उसकी हर एक जरूरत का हमेशा ध्यान रखा, लेकिन वो उसके साथ फिर कभी नहीं रही। वहीं एक दिन के और क्रीम अपने स्टूडियो के लोगों के साथ डिनर पर जाते हैं और जब वो वहां पर पहुंचते तो वो देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर भी होता है। के को ये बात नहीं पता थी और के वहां से कुछ ही देर बाद चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि क्रीम और डॉक्टर साथ वक्त बिताए ताकि ये एक दूसरे को और अच्छे से जाने। लेकिन जब के घर पर होता है, वो खाना खा रहा होता है, तो क्रीम भी वहां पर पहुंच जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। इसके बाद जैसा कि डॉक्टर की फियांसी की शर्त होती है कि उसके साथ फोटो शूट भी करता है और जब उसे के की सारी कहानी, सारी सच्चाई पता चलती है तो उसे उसके साथ बहुत सिंपैथी भी होती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और वो उससे रिश्ता तोड़ देती है। दरअसल इन दोनों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड होता भी नहीं, ये दोनों की सोच, विचार, जिंदगी पूरी तरह से अलग होती है, इसीलिए इस बात से इन दोनों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद डॉक्टर की और क्रीम की शादी पक्की हो जाती है और जब क्रीम को और डॉक्टर को शादी की ड्रेस लेने के लिए जाना होता है तो डॉक्टर को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए उसके साथ के को जाना पड़ता है। और जब क्रीम दुल्हन की ड्रेस पहनती है तो वो के को दूल्हे की ड्रेस पहनने के लिए कहती है और ये दोनों दूल्हा दुल्हन की ड्रेस पहनकर शीशे के सामने खड़े होते हैं। इस बात से के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपा लेता है। क्रीम अपनी और के की एक फोटो खींचती है और उसे ये फोटो बहुत अच्छा लगता है। के यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन के अब अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो सड़क पर चलते हुए बहुत रो रहा होता है, ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ की दुनिया रुक चुकी है। वो अपने घुटनों पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोता है। और अब वो दिन आता है जब क्रीम की और डॉक्टर की शादी है। के क्रीम का हाथ पकड़कर उसे उस जगह तक ले जाता है जहां पर चर्च के फादर और डॉक्टर हैं और वो क्रीम का हाथ डॉक्टर के हाथ में देकर वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे में एक सेटिस्फैक्शन होता है और साथ ही साथ एक गम की छाया भी होती है। उसे सेटिस्फैक्शन इस बात का होता है कि उसके मरने के बाद क्रीम के पास अब कोई है, उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। और उसे गम इस बात का होता है कि आज उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसने अपना सपना किसी और के हाथों में दे दिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर एक आदमी इस पूरी कहानी को उस सिंगर को और डायरेक्टर को सुना रहा होता है। सिंगर पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ, उस लड़की का क्या हुआ। वो आदमी कहता है इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। और ये दोनों अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। और अब कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब के हाई स्कूल में था। उसकी मॉम उसे रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना होगा, वैसे भी अब तुम बड़े हो चुके हो। और जब के की मॉम वहां से चली जाती है, के विंडो से अपनी मॉम को देखता है और वो कई घंटों तक वहीं पर खड़ा होकर रोता रहता है। इसी रेस्टोरेंट में क्रीम भी होती है और ये सब कुछ देख रही होती है। क्रीम ने भी कार एक्सीडेंट में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया होता है और उसे पता है कि अकेलापन क्या होता है और यहाँ पर वो ये डिसाइड करती है कि वो के साथ रहेगी। और एक यही वजह होती है कि क्रीम के साथ रहना शुरू कर देती है। इसके बाद धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ जाती है और कई सालों के बाद एक सुबह जब क्रीम अपने लिरिक्स लिख रही होती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती। उसे याद आता है कि के विटामिन्स की पिल्स लेता है और उसने कहा होता है कि इन पिल्स को खाने के बाद वो अच्छे से फोकस कर पाता है, इसीलिए के भी उसकी पिल्स को खा लेती है। लेकिन इसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उन पिल्स को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि विटामिन्स की पिल्स नहीं है, बल्कि ये वो पिल्स है जो कैंसर के उन मरीजों को दी जाती है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर होते हैं, यानी कि उनकी जिंदगी के अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ये सुनकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और जब वो क्लिनिक से बाहर निकलती है तो उसके चारों तरफ अंधेरा होता है और उसे वो कार दिखाई देती है जिसमें उसके पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कार में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। और इस कार में उसे के भी दिखता है
वो रोते हुए कार का पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि के उसकी जिंदगी से दूर जाए। वो के से बहुत प्यार करती है। वो गाड़ी रोककर के को उतार लेना चाहती है, लेकिन गाड़ी उससे बहुत दूर निकल जाती है। और ये वो दिन होता है जिस दिन डायरेक्टर को क्रीम के लिरिक्स पसंद नहीं आए थे और के बेहोश हो गया था। और जब के घर पर आता है तो क्रीम उसे कहती है कि डायरेक्टर को मेरे लिरिक्स पसंद नहीं आए, और वो उसके गले लगकर बहुत रोती है। दरअसल वो लिरिक्स के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए रो रही होती है कि उसे पता चल चुका है कि के को कैंसर है और वो उसकी दुनिया से जल्दी बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन उस वक्त वो के को ये बात नहीं बताती। और जब के बेहोश हो गया था और क्रीम उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गई थी, तो जब के डॉक्टर को ये कह रहा था कि ये बात क्रीम को मत बताना कि मुझे कैंसर है, उसे ये कह देना कि ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से हुआ है। दरअसल उस वक्त क्रीम क्लिनिक के बाहर होती है और उसने सारी बातें सुन ली होती है और वो समझ जाती है कि के नहीं चाहता कि क्रीम को ये बात पता चले। इसीलिए वो भी ये फैसला करती है कि वो के आगे कभी जाहिर नहीं होने देगी कि उसे पता है कि उसे कैंसर है। और वो डॉक्टर से भी अफेयर इसलिए करती है क्योंकि के की इच्छा थी कि उसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आए जिससे वो शादी कर ले। हालांकि डॉक्टर से वो कभी भी प्यार नहीं करती थी। इसीलिए जब डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी फियांसे है, तो क्रीम कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो के की जिंदगी की जो आखिरी इच्छा होती है उसे पूरा कर रही होती है। एक और सीन में जब स्टूडियो का पूरा स्टाफ डिनर कर रहा होता है और वहां पर डॉक्टर भी होता है और के वहां से चला जाता है, तो क्रीम उसे देख रही होती है और तभी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो सड़क पर एक बॉक्स से टकराता है। क्रीम एकदम से खड़ी हो जाती है और वो भी वहां से निकल जाती है। वो के पीछे पीछे चल रही होती है और वो अपने आप से अंदर ही अंदर बात करती है और ये फैसला करती है कि अगर के ने पीछे मुड़कर देखा तो आज वो उसे सब कुछ बता देगी कि उसे सब कुछ पता है और वो उससे कितना प्यार करती है। लेकिन के पीछे मुड़कर नहीं देखता। वहीं एक बार क्रीम ने के से ये पूछा होता है कि शादी क्या है, तो के उसे बताता है कि जब दो लोग एक ही सांचे में पूरी तरह से ढल जाए, उनकी हर चीज एक हो जाए, तो उसे शादी कहते हैं। क्रीम कहती है इसका मतलब हम शादीशुदा हैं क्योंकि इनकी जिंदगी ऐसी होती है। के कहता है कि ऐसा नहीं होता, शादी करने के लिए सारे रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ता है। और ये वो लम्हा होता है जब क्रीम ये डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर के साथ शादी कर लेगी क्योंकि वो के साथ हर उस लम्हे को जीना चाहती है, हर उस तरह से जीना चाहती है जिस तरह से वो तब जीती जब इन दोनों की शादी होती। इसीलिए जब वो अपना वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जाती है और के भी उसके साथ जाता है, तो वो के को दूल्हे की ड्रेस पहनाती है और साथ ही साथ वहां पर एक फोटो भी खींच लेती है। और के जब वहां से चला जाता है तो क्रीम बहुत रोती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन वो अपना दुख, अपना गम के को नहीं दिखाती क्योंकि वो जानती है कि अगर उसे पता चल गया कि उसे सब कुछ पता है तो उसे बहुत दुख होगा। और शादी से एक दिन पहले के क्रीम को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्रीम कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि ये दोनों जानते हैं कि ये प्यार दोस्ती वाला प्यार नहीं है, बल्कि ये वो प्यार है जो एक पत्नी अपने पति से और एक पति अपनी पत्नी से करता है। लेकिन ये साफ साफ शब्दों में कुछ भी नहीं कहती। और अगले दिन जब क्रीम की शादी होती है तो के उसका हाथ पकड़कर उसे उस जगह तक ले जाता है जहां पर फादर है, जहां पर डॉक्टर के साथ उसकी शादी होगी। लेकिन क्रीम ने के साथ हर एक उस लम्हे को उस तरह से जी लिया होता है जो वो उस वक्त जीती जब उसकी के साथ शादी होती। वो कहती है हमने असल में शादी कर ली है। डॉक्टर से शादी होने के बाद क्रीम उसके साथ रह नहीं पाती और वो वापस के पास चली जाती क्योंकि के बीमार होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती वो उसी के साथ रहती है। दरअसल के की आखिरी इच्छा थी कि क्रीम की शादी हो जाए और उसने उसकी उसी इच्छा को पूरा किया होता है। लेकिन जब की मृत्यु हो जाती है, क्रीम भी उसके बिना नहीं रह पाती और वो भी खुदकुशी कर लेती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात होती है जिसके बारे में ना के को पता होता है ना क्रीम को। दरअसल डॉक्टर को शुरू से पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। इसीलिए सब कुछ पता होने के बाद भी वो क्रीम से शादी करता है और उसका जो भी इरादा होता है वो उस इरादे को पूरा करने में कहीं ना कहीं उसकी मदद करता है। और उसकी जो एंगेजमेंट टूटी थी उस लड़की से वो कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाया था, इसीलिए उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि क्रीम ने एक रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड की होती है और उसने डॉक्टर से माफी मांगी होती है। क्रीम ने के लिए उस रिकॉर्डर में जिसमें वो अपनी और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करती थी उसमें ये भी रिकॉर्ड किया होता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी, तुम मुझे देखकर पागल मत हो जाना और अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं बहुत रोऊंगी।
मैं जल्द ही तुमसे दूसरी दुनिया में मिलूंगी। ये रिकॉर्डिंग उसने के की मृत्यु के बाद की थी, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी के से मिलने के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली थी। क्योंकि के से उसने इतना प्यार किया था कि वो इस दुनिया में के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया थम गई है और आसमान में दो पंछी एक साथ उड़ रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक होता है कि ये दोनों दूसरी दुनिया में मिल चुके हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में वो सिंगर जो क्रीम से लिरिक्स लिखवाना चाहता था, वो उसी के पुराने लिखे हुए एक लिरिक्स पर गाना गा रहा होता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें रिश्तों की जिम्मेदारी के बारे में, एक दूसरे के इमोशंस के बारे में सिखाती है कि कैसे इंसान को एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, एक दूसरे की खुशियों का, उनके गम का, हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आम जिंदगी में नहीं होता। जिस तरह के क्रीम की हर एक खुशी का ध्यान रखता है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, लेकिन वो अपना दर्द कभी भी क्रीम के आगे जाहिर नहीं करता। और ठीक ऐसा ही क्रीम भी कर रही होती है। और वहीं डॉक्टर को सब कुछ सच पता होते हुए भी वो इन दोनों का साथ देता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी इंसानियत दिखाता है। वो दो प्यार करने वालों की आखिरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो ये पूरा संदेश हमें इस फिल्म से मिलता है। ये एक कोरियन फिल्म है जो सन 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।